बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और इस वक्त हमारे इस खास कार्यक्रम शख्सियत में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो यूं तो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, वो अपने आप में खुद प्रेरणा है। सिद्धार्थनगर के एक बेहद छोटे से बेहद गरीब परिवार से निकलकर 12-13 किलोमीटर का नंगे पांव पैदल सफर तय करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके बाद 1977 के आईपीएस बैच में ऑफिसर बनना, फिर डीजीपी उत्तर प्रदेश की कमान हाथ में लेना और उसके बाद आज राज्यसभा सांसद बृजलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। बृजलाल जी, आपके पूरे सफ़र की अगर बात की जाए, एक जो शिफ्ट किया आपने ब्यूरोक्रेसी से अब पॉलिटिकल जर्नी का, लेकिन इससे पहले की जो आपकी यात्रा थी ब्यूरोक्रेसी में जब आपने कदम रखा, क्योंकि वो दौर बेहद अलग था, उस टाइम सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था और आपने अपने लाइफ पीरियड में अपने जो कार्यकाल था उस दौरान बेहद खास उपलब्धियां हासिल की हैं। चाहे गैंगस्टर के सफाइयों की बात की जाए, चाहे अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की जो भूमिका रही, उसमें आपने बेहद अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अगर आपके सफ़र की बात की जाए तो कितनी डिफ़िकल्ट वो यात्रा थी, क्योंकि एक बच्चा बेहद गरीब दलित परिवार से आता है और वो कई चुनौतियों को पार करते हुए इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा मुकाम हासिल करता है। क्या कुछ कहेंगे? चलिए जी, बहुत अच्छा। तो वो दिन याद करता हूँ। वो दिन था 17 नवंबर 1960। उस दिन एक अध्यापक आए, 8वां पास थे, मेरे पहले गुरु, वो भी दलित थे, मुंशी ईमानदार। तो उसमें कोई पढ़ता नहीं था, तो जो बच्चे पढ़ने लायक होते थे पकड़ लिए जाते थे, तो मैं भी पकड़ लिया गया था। मैं रो रहा था, तो मेरी माँ ने कहा कि आज ये बहुत रो रहा है, आज बीफे है, बृहस्पतिवार, हमारा दिन ठीक नहीं। उनका माता जी इनको पूरब बजाय पश्चिम से निकाल दे तो दोष दूर हो जाए। वो मेरा पहला दिन स्कूल था। 2 किलोमीटर दूर था प्राइमरी पाठशाला मध्यनगर। आज़ादी के तो मात्र 13 साल हुए थे। स्कूल नोटिफाइड था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, आम और महुआ के पेड़ थे, उसके नीचे मेरी पढ़ाई हुई है। और जब मैं 1 अक्टूबर 2011 को डीजीपी हुआ तो मीडिया ने पूछा कि सर आपकी पढ़ाई किस कॉन्वेंट से हुआ है, तो मैंने कहा मैं पढ़ाई महुआ के पेड़ के नीचे हुई है। तो हिंदुस्तान ने छापा, भूला नहीं हूँ महुआ तले पढ़ाई। तो घर में तो लालटेन भी नहीं था, गरीब माँ बाप, मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं। तो ये गरीब बच्चा मेरे पास वूलन तो एमएससी तक नहीं रहे, एक जांगिया पहने हुए, एक कमीज पहने हुए चला जा रहा स्कूल। 5वां पास किया 65 में, तो स्कूल में फर्स्ट आता था। घर में लालटेन नहीं था, ढेबरी की रोशनी। फिर मैं कहाँ जाऊँ 6वां पढ़ने, तो शिवपत इंटर कॉलेज सोहरतगढ़ में 12 किलोमीटर नंगे पाँव जाता था, 12 किलोमीटर आता था, 24 किलोमीटर नंगे पाँव आना जाना। मेरी माँ भुजिया चावल बांध देती थी, जिसको दोपहर में भुना लेता था मैं, और नमक और भूजा, ये मेरा दोपहर का खाना होता था। तो 70 में मैंने हाई स्कूल किया और मेरी यूपी में रैंक आई 43rd। अब एक दलित घर का बच्चा, उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा यूपी बोर्ड, तब तो उत्तराखंड भी था, तो मेरी 43rd रैंक आई और मुझे मिल गया नेशनल स्कॉलरशिप। मैंने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति 60 रुपया महीना, दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट फॉर माई लाइफ। तब मैंने एक हवाई चप्पल खरीद लिया। फिर वहीं से 72 में इंटरमीडिएट किया, तो मेरी यूपी में रैंक आई 10th। मैं आईएएस आईपीएस कुछ नहीं जानता था क्या चीज़ होती है। तो मेरे गुरु सरबजीत सिंह, उनको प्रणाम करता हूँ, अभी वो जीवित हैं, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। उनका बेटा तुम इलाहाबाद चले जाओ। मैंने कहा मैं तो गोरखपुर नहीं देखा हूँ, कोई शहर नहीं देखा हूँ, मैं कैसे जाऊँगा। बहरहाल किस तरह फार्म आया ये आया। मेरे माँ बाप ने पहली बार मेरे लिए 2 पैंट और 2 कमीज बड़े मुश्किल से बनवाई, एक प्लास्टिक का सैंडल, इसको लेकर मैं इलाहाबाद गया और मैंने 28 जुलाई 72 को एडमिशन लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मेरे एक गुरु और हैं बड़े पॉपुलर, मुरली मनोहर जोशी जी, उन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो 74 में बीएससी किया, तो मेरी रैंक आई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 6th और 6वीं रैंक आई। अब उसके बाद देखा तो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, उसमें कोई कोचिंग सेंटर नहीं होते थे। तो मैंने कहा मैं भी बन जाऊंगा। मैं यूनिवर्सिटी रोड पर गया, अंसाल पेपर लिया, मैं घर आया बीएससी के बाद, माँ बाप से कहा मैं जा रहा हूँ, अब नहीं आऊँगा। बीएससी में मुझे 85 रुपया मिलता था, 60 रुपये में ढाबों में खाना खा लेता था, 25 रुपये मेरे पास होते थे। एमएससी में 120 रुपये मिलता था। तो मैंने, देखिए एक होता है जज्बा, तो मैंने कहा कि मैंने उस समय एमएससी फिजिक्स लोग करते थे,
तो मैंने कहा अगर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, एमएससी करते करते अगर मैंने नौकरी नहीं किया तो मुझे पढ़ाएगा कौन। तो मैंने फिर रातों रात सोचा, तो वो तो गाइड का करने वाले, अपने को गाइड करने वाला मैं खुद ही था। तो बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा भी कि आप अपने आप में ही प्रेरणा हैं, क्योंकि गाइडेंस बेहद जरूरी होता है एक बच्चे के लिए, और उसके अभाव में आपने ये इतनी बड़ी यात्रा और इतनी बड़ी उपलब्धियां अपने जीवन में हासिल की हैं। लेकिन अगर बात की जाए आईपीएस, बिल्कुल 1977 बैच में आप जब आईपीएस बने, जब रिजल्ट आया तो उस टाइम क्या एक्साइटमेंट आपके मन में आया था, और परिवार का क्या रिएक्शन था? परिवार का रिएक्शन, तो मैंने 76 में एमएससी फाइनल दिया, 76 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में बैठ गया, और 76 में इंडियन सिविल सर्विस। मेरा केवल ऑप्शन था आईपीएस। लेकिन उसके पहले नवंबर 76 में, 28 नवंबर 76 को रिजल्ट आया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। मैं 22 बरस 11 दिन का था, आईएफएस हो गया। कंट्री में सेकंड एंगेज था, 2 महीना फॉरेस्ट अकेडमी देहरादून, तब तक इंडियन पुलिस सर्विस में सेलेक्ट हो गए और आईपीएस में। नेचुरली मेरे माँ बाप का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे गांव का, किसी को उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अच्छा, वो तो आईपीएस जानते नहीं थे कि लड़का एसपी बन गया। तो बहरहाल वहाँ से मेरी शुरुआत होती है। और ये शुरुआत अब मेरी ट्रेनिंग बड़ी लंबी होती है, 4 महीना मसूरी में होती है, उसके बाद 1 साल हैदराबाद में होती है, और कई ट्रेनिंग होती हैं। ट्रेनिंग करने के बाद मैं 79 में मेरी पोस्टिंग असिस्टेंट एसपी इलाहाबाद हुई, जहाँ मैं पढ़ा था। हमारे तब मेरे सहपाठी लोग पढ़ रहे थे, कोई कंपटीशन तैयारी कर रहा था। फिर वहाँ देखिए एक दिमाग में आया कि मैं कब तक कहूँगा मैं दलित घर का हूँ, मैं टॉपर रहा हूँ। मैंने कहा जब तक यहाँ नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़, आपको रूटीन काम से नहीं, अगर आपका नाम कुछ होना है तो आपको रूटीन से हटकर कुछ करना होता है। तो मैंने कहा एक तो स्टिग्मा लगा होता है, मैं तो टॉपर हूँ लेकिन फिर भी दलित हूँ, तो लोगों के दिमाग में। इस दौर से आप निकल कर आए हैं इस पोजीशन पे, वो दौर भी ऐसा था जब छुआछूत जो है सोसाइटी में प्रिवेलिंग था। कितना बड़ी चुनौती आप इसको मानते हैं, और किस तरीके से उसको टैकल किया? आपने ये बड़ा सेंसिटिव वो चेक किया, मैंने उसका भी बताता हूँ। मैं चौथे में पढ़ रहा था 1964 में। हमारे हेडमास्टर मुझे बहुत मानते थे, पंडित शिवशरण त्रिपाठी। मुझे मॉनिटर बनाया, तो गुरुजी आए, उन्होंने कहा भाई पानी लाओ। तो मैं सोचा मैं मॉनिटर हूँ, मैं पानी ले आऊँ। तो मैं उठा तो उन्होंने डांटा नहीं बेटा तुम बैठो। अरे कोई हिंदू लड़का है? तो एक लड़का उठा, सवर्ण जाति का, वो पानी लाया, पानी पिया। जुलाई 64 मैं आया, अपनी माँ से पूछा क्यों अम्मा हम हिंदू नहीं हैं? बोले क्या हुआ? मैंने पंडित जी ने कहा। तो बोले नहीं बेटा हम भी हिंदू हैं लेकिन हम छोटी जाति के हैं। तो मेरी माँ ने इस तरह से मुझे समझाया। दूसरा सबसे बड़ा, उसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया तो एक राय बहादुर दरबारी ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट में वो 300 रुपया लंप सम 10 लड़कों को देते थे। गरीब लड़के अप्लाई करते थे, मैंने भी अप्लाई किया। तो मैं यूपी बोर्ड का उस समय 79% पर मेरी 10th रैंक थी, तो नंबर 1 पर मेरा। मैं गया सिविल लाइन राय बहादुर दरबारी जी के यहाँ, तो उन्होंने कहा आप किस जाति के हैं? मैंने कहा मैं कोरी जाति का हूँ। ये कोरी क्या होता है? मैंने कहा अनुसूचित जाति होता है। तो बोला आप कल आइएगा। जब मैं दूसरे दिन गया तो मेरा नाम हटा दिया गया, और चूंकि मैं हट गया तो नीचे से एक ऊपर गया। एक 72% लड़के को दिया गया स्कॉलरशिप, और 79% के दलित को उस हिंदू ट्रस्ट ने हमारे स्कॉलरशिप नहीं दिया। तो ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, भले ही सोसाइटी ने आपके साथ भेदभाव करने की कोशिश की हो, आपको सप्रेस करने की कोशिश की हो, लेकिन बहुत बड़ी चीज ये है कि आप उस दौर से निकलकर आपने समाज को भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि अगर हमारे अंदर क्षमता है और हमारे अंदर साहस है एक मुकाम को हासिल करने का, तो हम उसे हासिल करके रहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। उसका एक बताऊं, मैं 95 में मैं डीआईजी कम कमांडेंट था पीएससी का इलाहाबाद में। एक साहब आए, कार्ड भेजे दरबारी। मैं समझ गया शायद उसी परिवार के होंगे। मैंने बुलाया, सम्मान से काफ़ी पिलाई, काफ़ी। मैंने कहा दरबारी साहब कैसे आए? बोले साहब हमारा ट्रस्ट का फंक्शन है, मुझे पीएससी का बैंड चाहिए। मैंने घंटी बजाई, सूबेदार मेजर को बुलाया। मैंने कहा इनको तुरंत बैंड बुक करो, 1 घंटे का बुक करो, लेकिन लड़के 2 घंटा बचाएंगे, क्योंकि दरबारी साहब बड़े परोपकारी हैं।
फिर मैंने उनसे कहा, दरबारी साहब आप लोग स्कॉलरशिप देते थे? बोले साहब आज भी देते हैं। मैंने कहा सन 72 में एक लड़का आया था ब्रजलाल, वो यूपी का 10th रैंक होल्डर था, लेकिन आपके ट्रस्ट ने स्कॉलरशिप नहीं दिया था। अब वो उनको काटो तो खून नहीं। वो किसी तरह से निकले, सुबह 72 का रजिस्टर लेकर आए कि सर इतनी बड़ी पाप हो गया, आप जिसको कहें उसको मैं दे दूं। मैंने कहा देखिए अब तो मैं ही का कर लूँगा, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, लेकिन दरबारी साहब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, 72 से 76, 79 to 81 असिस्टेंट एसपी रहा हूँ, 82-83 में एसपी रूरल रहा हूँ, आज मैं डीआईजी हूँ। मेरी कर्मस्थली है इलाहाबाद प्रयागराज, लेकिन जब मैं सिविल लाइन गुजरता हूँ, आपकी कोठी का दरबारी हाउस देखता हूँ तो मेरे घाव हरे हो जाते हैं। तो ये लाइफ में ठीक है, ये तो आपकी जर्नी की बात हो गई, व्यक्तिगत जर्नी की। लेकिन अगर हम बात करें आपकी ब्यूरोक्रेसी में जब आपने कदम रखा, क्योंकि वो दौर था जब गैंगस्टर माफिया जो है, जी हाँ, वो बेहद ज़्यादा उनका खौफ रहता था। चाहे हम लखनऊ की बात करें, चाहे जी हम हाँ। चंबल घाटी की बात करें, फूलन देवी, जी हाँ, जी हाँ। मलखान सिंह जैसे तमाम जो हाँ। दस्यु थे, डकैत थे, उनका राज चलता था और कानून व्यवस्था जो है पूरी तरीके से बेपटरी जी थी। हाँ। कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए? बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन चुनौती को स्वीकार करना ये मैंने हमेशा, मेरा जज्बा रहा। मुझे 17 जुलाई 84 को लाया गया था लखनऊ, जब यहाँ बख्शी, भंडारी, अन्ना, राम गोपाल बड़े बड़े माफिया थे जिनका अधिकारियों संबंध, नेताओं से संबंध। यहाँ 10 दिन में 3 इंस्पेक्टर मारे गए। अब मेरी तलाश हुई कि कोई तेज तर्रा लड़का है, मुझे लाया गया था। तो यहाँ मैंने उस ज़माने में बख्शी, भंडारी, अन्ना, राम गोपाल और एक माफिया था राजू घोसी जिसने इंस्पेक्टर मारा था, उसको मैंने मई 1985 में मैंने ऑपरेशन में भाग लिया था, उसको मारा गया था। तो यहाँ मैंने 2 साल में माफियाओं को सफाया कर दिया। मेरे एसएसपी थे सुरेश पाल सिंह, अब दुनिया में नहीं है। तो मेरी इसको देख करके कहते थे, ब्रजलाल तुम्हें खतरा बहुत है, तुम अपनी सुरक्षा बढ़ा लो। हम कहा नहीं सर, मैं हमेशा हथियार अपने हाथ में रखता था। मेरे पास उस ज़माने में स्टेन गन, मेरा एक गनर स्टेन गन। मैंने कहा सर मैं पर्याप्त हूँ, अगर इन माफियाओं को मालूम होगा ब्रजलाल आ रहा है तो उनके हाथ में लाइट मशीन गन होगी तो गिर जाएगी। तो ये मेरा जज्बा रहा। और वहाँ के बाद सरकार ने, मेरे बैच में 16 थे, तो सबसे पहले मुझे स्वतंत्र प्रभार दिया। मैं गया, फ्री हैंड दे दिया। जी हाँ, एसपी पीलीभीत गया। वहाँ टेररिज्म था, ये माफिया तो कुछ भी नहीं है, टेररिज्म। वहाँ सितंबर 87 में मेरे 2 सिपाही आतंकवादियों ने मार दिए और उदासी मठ के 2 बाबाओं को मार दिया। मेरे सिपाही अपना साइकिल से चले जा रहे थे, इनकी गई, गोली मारा और राइफल ले गए। मैं बड़ा दुखी हुआ। पहली बार उन्होंने भिंडरवाड़ा टाइगर फोर्स ने पर्चा डाला प्रिंटेड। मैं डीजी साहब के पास आया, मेरे डीजी थे राजनाथ गुप्ता, 1954 बैच। हमने कहा सर मैं पंजाब जाऊंगा। बोले आई डोंट वांट माई आईपीएस ऑफिसर टू बी किल्ड। मैंने कहा सर दिस इज माई ऑक्यूपेशनल हजार्ड। नहीं मानोगे? फिर उन्होंने रेवरो साहब से बात किया, मेरे लिए व्यवस्था हुई। मैं गया अपने ज़िले में, मेरा एक एडिशनल एसपी, 6 डीएसपी बुलाया। हमने कहा मैं जा रहा हूँ पंजाब, जो डरेगा वो नहीं जाएगा, संकोच मत करना। कोई तैयार नहीं हुआ। तो मेरे साथ 2 इंस्पेक्टर महेश शर्मा, वीके त्यागी और 10 लड़के पीएसी के। तो हमारे पास तो 303 राइफल थी, इंसिडेंटली पीएसी के पास एसएलआर थी। तो फाइटिंग फोर्स में एसपी खुद मैं, मेरे 2 दरोगा और 10 सिपाही, इसको लेकर मैं पंजाब चला गया। और मैंने तरन तारन, सिरहाली, हरीके, जंडियाला, गुरु बंडाला, अमृतसर 7 दिन मैंने खंगाट डाला और 2 टेररिस्ट को मैंने तरन तारन से उठा लाया। मैंने तराई, खाली पीलीभीत नहीं, पूरे तराई एरिया में ऑपरेशन शुरू किया। वहाँ अमृतसर में खालिस्तानियों ने बैठक किया, खालिस्तान कमांडो फोर्स, लिबरेशन फोर्स, भिंडरवाड़ा टाइगर फोर्स, और मुझे मारने का हुक्मनामा जारी किया। तब भारत सरकार के निर्देश पर मुझे 24 आदमी की पर्सनल सिक्योरिटी दी गई। लेकिन इन्होंने 3 बार प्लान किया मुझे मारने के लिए, लेकिन मैंने उस समय केवल पीलीभीत नहीं, तराई एरिया में इन आतंकवादियों पर कहर ढा दिया। फिर जब मुझे 2.25 साल हो गया तो मेरे डीजी बोले अब तूने बहुत पंगा ले लिया, अब नहीं रखेंगे। तब मुझे लाया गया था। यानी आपका नाम सुनकर कहीं ना कहीं उस दौर के आतंकवादी जो हैं वो भी खौफ खाते होंगे।
और फिर आपने जो अभी है- भंडारी का जिक्र किया था, उससे रिलेटेड मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि आपने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि जब आप भंडारी को पकड़ने गए तो वहां पर कोई राजनीतिक व्यक्ति जो है वो मौजूद थे। आप कितना इन्फ्लुएंस मानते हैं ब्यूरोक्रेसी पर, पॉलिटिक्स का, राजनीति का, और साथ ही साथ अपराधियों को बढ़ावा देने में राजनीति का कितना अहम रोल रहता है, भूमिका रहती है? बिल्कुल अहम रोल रहता है। अगर वो ना हो तो बड़ा माफिया बन ही नहीं सकता। अब आपने भंडारी का नाम लिया, राजभवन के ठीक सामने CPO है, PWD ऑफिस, वहाँ एक थे सूरज वर्मा थे, गए थे ठेका लेने और वहाँ बम चले उनके ऊपर। मुझे पता चला, मुझे आए हुए मुश्किल से 1.5 महीना बीता था। मैं गया, हजरतगंज थाना पुराना वाला होता था, देखा उनके एम्बेसडर पर बम के निशान। मैंने मालूम किया, पता चला कि भंडारी के गुंडे थे। फिर मेरे एक नया ASP था मलय सिन्हा, PK जोशी थे CO, अपने एम्बेसडर में हम तीनों बैठे, एक गनर, गाड़ी चली तो दोनों ने कहा कि सर कहाँ चल रहे हैं? उनका भंडारी कहाँ चल रहे हैं? पुलिस फोर्स का। मैंने कहा चिंता ना करो। मैं गया, भंडारी घर नहीं जानता था, मवैया चौराहे पर गया, दरोगा जी थे। मैंने कहा बैठ मेरे गाड़ी में, क्योंकि मुझे मालूम था कहीं ना कहीं अगर बता दिया तो कोई ना कोई सूचना कर देगा, क्योंकि वो वेल कनेक्टेड थे। जब मैं भंडारी के ब्लंट स्क्वायर घर में घुसा तो वहाँ बैठे थे जो कभी कैंट के विधायक रहे, पंडित KK मिश्रा। भंडारी ऊपर जाने लगा, मैंने स्टैन गन कॉक की, मैंने कहा रुक जा, नहीं तो मैं ब्रश फायर कर दूंगा। उसको गिरफ्तार किया और वो बड़ी बात थी, और उसमें इतनी बाधाएं आई हैं। जब NSA बनाना हुआ, मैंने NSA बनाकर भेजा, उस समय के DM उस पर दस्तखत नहीं कर रहे थे। मैं गया, जयंत चतुर्वेदी साहब DGP थे, मैंने कहा सर मुझे हटा दीजिए। क्या हुआ? मैंने कहा साहब आप लाए थे माफिया के लिए। अब मैंने भंडारी को बंद किया है, अब DM दस्तखत नहीं कर रहा है, तो मुझे लेकर गए ND तिवारी जी के पास। भोलानाथ तिवारी जो होम सेक्रेटरी थे, उनसे कहा गया, तब जाकर DM का वारंट मिला। अब एक बड़ा मज़ेदार चीज़ बताऊंगा, वो बंद हो गया, शासन से अप्रूव हो गया। NSA तब तक नहीं चलती जब तक 3 हाई कोर्ट जजेस की एक परामर्शदाता समिति होती है, उसमें DM SP खुद जाते हैं। मैं तो गया SP, लेकिन DM ने ना तो खुद गए, ना ही ADM भेजा, ना सिटी मजिस्ट्रेट भेजा, ना SDM भेजा। एक दीपा सिंह, एक नई लड़की आई थी अंडर ट्रेनिंग, उसको भेजा। जब मैं गया तो जजेस से मैंने वहाँ बात की। अब मजिस्ट्रेट की बात आई तो दीपा बोले सर मैं तो कुछ नहीं जानती, अभी आई हूँ, लेकिन सर मैं यहाँ लोरेटो पढ़ी हूँ। बाद में शादी होने के बाद दीपा बगाई हुई। बोले जब मैं शैतानी करती थी, सोती नहीं थी, तो मेरी माँ कहती थी सो जा नहीं, बख्शी आ जाएगा, भंडारी आ जाएगा, और मैं सो जाती थी। अब वो देखिए, एक बच्ची जो नई आई है, तो उसके ये हुआ, क्या होता पब्लिक आर्डर, कि माँ कहती तो डर के मारे सो जाती है। वो अप्रूव हुआ, फिर लड़ा, फिर भंडारी हाइपियस कार्पस में गया, उसको लड़ा, फिर अल्टीमेटली NSA साल भर का होता है, 10 महीने में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भगवती ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको बेल दी। बेल देने के बाद लखनऊ आ गया घर, और फिर एक IAS अफसर, एक IPS अफसर, मैं नाम नहीं लूँगा, दोनों दुनिया में नहीं है, उन लोगों ने एडवाइस किया कि इसके ऊपर कुछ कर लो, नहीं तो ये छोड़ेगा नहीं। फिर मेरे ऊपर फर्जी कंटेम्प्ट बनाया गया, और मैं कंटेम्प्ट लड़ा हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोर्ट में, और उसमें दलबीर भंडारी जी हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते थे। मैंने देखा ठीक से पैरवी नहीं हो रही, तो मैं माता प्रसाद जी, वो थे होम सेक्रेटरी तब कहलाते थे, हमारे ज़िले बस्ती के थे। मैंने कहा सर कोई प्राइवेट वकील लगा दो, नहीं तो ये सब मुझे सज़ा करा देंगे। तब गोपाल सुब्रमण्यम को लगाया गया। फिर वहाँ 4-5 डेट लगा और डिसाइड नहीं हुआ, छोटा सा केस लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जज को इंक्वायरी के लिए आ गया। भंडारी ने हर चीज़ में ब्रजलाल तो कहता था कि 2000 रुपया तनख्वाह मिलती है, ईमानदार हैं, और जब 20,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी तो ईमानदारी मालूम हो जाएगी। खैर वो भी लड़ा हूँ, वो भी ख़त्म हुआ। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर आप तेज़ तर्रार हैं, आप कानून के अनुसार कहें, तो बहुत बाधाएं आती हैं, और उन बाधाओं से अगर आप डर गए तो खत्म हो बिल्कुल गए। एक बड़ा मैसेज आप दे रहे हैं कि ईमानदारी से काम करेंगे तो बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन अगर आप अड़िग हैं अपने फैसले पर और ईमानदारी के प्रति आप जो है अपने काम को लेकर कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो आप उसका सामना कर पाएंगे। ब्रिजलाल जी, आपकी जो
स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा आपकी लाइफ से रिलेटेड वो था तेजपाल गुर्जर का एनकाउंटर। पुलिस की बारात, आपने एक किताब भी लिखी है, कई सारी किताबें लिखी हैं यूँ तो, लेकिन पुलिस की बारात का वो जो इंटरेस्टिंग चैप्टर निकल कर आया, तेजपाल गुर्जर का एनकाउंटर, जिस तरीके से उसको अंजाम दिया गया, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ये आइडिया दिमाग में कैसे आया कि बारात लेकर पुलिस जाती है शकील वेट्स हामिदा की जी, और वहाँ पर एनकाउंटर को अंजाम दिया जाता है। तेजपाल गुर्जर दिल्ली का बहुत बड़ा माफिया था। उसको 2 कैबिनेट मिनिस्टर पालते थे, दोनों दुनिया में नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा। तो उस समय दिल्ली में गैंगवार हो गया, त्यागी गैंग और गुर्जर गैंग में, और करीब 3 दर्जन लोग मारे गए। अब दिल्ली की सड़कों पर AK-47 चलती थी, तो होम मिनिस्ट्री ने पुलिस कमिश्नर को बुला करके कहा इसको क्या ये हो क्या रहा है राजधानी में। फिर MB कौशल साहब पुलिस कमिश्नर थे, बहुत अच्छे अफसर। उन्होंने 20 जून 92 को बैठक बुलाई दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में। उसमें हरियाणा अफसर, बॉर्डर के हम लोग NCR वाले, और मैंने उस मीटिंग में कहा था मैं 1 महीने में मार दूंगा। क्यों कहा था मैंने? मेरा हवलदार था महेंद्र त्यागी, उसको मार दिया था इसने 25 मई 1992 को, और मैंने लाश पर कसम खाई थी 1 महीने में मार दूंगा। अब 3 स्टेट, उन्होंने पुलिस कमिश्नर ने कहा कि साहब 3 स्टेट की पुलिस लगी है और आप यू आर सो कॉन्फिडेंट। तो मेरे IG थे AK सरन, अब दुनिया में नहीं है, अब ये देहांत हुआ। तो उन्होंने कहा मैं मास्टर किलर, अगर करा तो मार देगा। तो जो मैंने वो कसम खाई थी, तो आज तो लोग SP तो जाता नहीं, मैं, मेरे बड़ा ज़िला था, मेरे अंडर में 2 SP और मेरे 12 DSP, लेकिन मैंने कहा मैं करूँगा। तो मैं दिल्ली खुद रेड करने जाता था, और दिल्ली में मैं इसलिए रेड किया कि ये दिल्ली से बाहर निकले। तो बाहर निकला तो उसका ननिहाल था ग्राम उस्तरा बुलंदशहर, वहाँ मैं एक इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल, हम इन दोनों को लेकर उस गांव गए। उस कांस्टेबल की रिश्तेदारी थी गांव उस्तरा। उस कांस्टेबल ने मुझे इंट्रोड्यूस किया रणविजय सिंह, और मैंने उसके मामा घर देखा। क्यों? देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी, कि मैं दिल्ली में रेड कर रहा हूँ, हरियाणा में कर रहा हूँ, तो वो सोचेगा मेरा ननिहाल बुलंदशहर में इस अफसर को नहीं मालूम है। तो वहाँ मैंने रेकी की। रेकी करने के बाद आया, मैंने कहा देखो गैंग के पास AK-47 है, 600 गोली पर मिनट, तो मैं नहीं चाहता हूँ कैजुअल्टी हो। जनरली हम ऑपरेशन नाइट में करते हैं, अर्ली उसमें जैसे आजकल का समय है, तो मैं 2 बजे निकलूँगा, 3 साढ़े 3 तक घेर लूँ, जिससे सुबह ऑपरेशन शुरू हो तो तब तक उजाला होता जाए। तो मैंने कहा कैसे होगा? तो जैसे होता है कि साहब इतनी फोर्स पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, हम कनो, ऐसे गैंग नहीं मरता। अब मैंने सोचा कि ऑपरेशन मैं नहीं चाहता कि पब्लिक की कैजुअल्टी हो। उस समय मुसलमानों की मैरिज डे में होती थी, मैंने कहा दिन में ऑपरेशन करूँगा। तो मैंने कहा अगर मैं वहाँ से गया पुलिस गाड़ी तो भाग जाएगा, क्योंकि आधा किलोमीटर दूर अपने वॉचर रखता था। और मैंने कहा अगर प्राइवेट गाड़ी में गया तो उसको पुलिस से कम अपने दुश्मनों से ज़्यादा डर है। तब मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैंने एक बस लिया किराया, एक प्राइवेट, उस पर पोस्टर लगाए शकील अहमद वेट्स हमीदा, और उसमें मैं खुद जीन्स और टी-शर्ट पहने और हथियार फर्श पर, और ड्राइवर के बगल में मैं, बाकी हमारी फोर्स बस के अंदर गोल टोपी लगाए हुए। उस समय मुसलमानों की मैरिज डे में होती थी। उस गार में पहुंचा मैं गुलावटी। वहाँ से जब 2-3 किलोमीटर रह गया तो मैंने तेजपाल का फ़ोटो निकाला। हमने कहा ये तेजपाल है, और चूंकि मैंने रेकी किया इसलिए फायरिंग पार्टी में मैं रहूँगा। तो हम गए, वहाँ पहुँचे उसके घर के सामने, और फिर वो लोग भागे। फिर दिन दहाड़े इनकाउंटर हुआ, और मैंने अपने हवलदार के मरने के 28वें दिन, 1 महीना कहा था, 28वें दिन मार दिया। और MS बाली साहब हमारे सीनियर थे SSP, वो भी आ गए, मुझे दिल्ली बुलाया गया, और दिल्ली मुझे 1 लाख कैश अवार्ड दिया गया, और भारत के राष्ट्रपति ने मुझे पहला गैलेंट्री मेडल दिया। तेजपाल गुर्जर पर भी 1 लाख का इनाम 1 लाख के नाम वो दिया गया जी। और मुझे भारत के राष्ट्रपति ने बहादुरी का पहला पुरस्कार दिया। मेरे पास 2 गैलेंट्री मेडल है। आपके पास कई सारे पुरस्कार हैं, ये तो गैलेंट्री अवार्ड्स भी हैं। और अगर आगे बात की जाए तो आपका शिफ्ट जो है वो ऑथर के रूप में भी देखने को मिला। आपने लिखना भी शुरू किया, उसके पीछे क्या कुछ प्रेरणा रही? लिखावट की शुरुआत के पीछे क्या कहानी है? मैं तो मूल रूप से ऑपरेशनल आदमी था। इसकी एक बड़ी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं DGP से हटा दिया गया, अखिलेश यादव जी। मुझे यहाँ DG सिविल डिफेंस रखा गया था।
भारत सरकार ने मुझे अक्टूबर 2012 में लिया स्पेशल डीजी सीआरपीएफ, और 6 महीने बाद मुझे डीजी सीआरपीएफ बना था, देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स। सिंधे साहब गृह मंत्री थे, मुझे बुलाए और मेरा बायोडेटा देखा, मुझे बोले ब्रजलाल जी आप बहादुर हैं और आपने काफ़ी सीक्रेट ऑपरेशन भी किए हैं जिनको एजेंसी से हमें मालूम है, तो आपको बनाता हूं मैं अभी स्पेशल डीजी, उसके बाद आप डीजी आएंगे सीआरपीएफ के। मैंने कहा साहब यूपी से मुझे निकाल पाओगे? समाजवादी से मेरा 36 का आंकड़ा है, वैसे आप सीधे ले सकते हो लेकिन ये लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली मेरे ऑर्डर्स आ गए और ऑर्डर्स आने के बाद मुझे नहीं छोड़ा गया। किसी ने कहा इस को मत छोड़िए, 14 के इलेक्शन में सीआरपी चीफ रहेगा, इलेक्शन में सीआरपी आएगी, तंग करेगा। तो बहरहाल फिर जब नहीं छोड़ा गया तो मेरा आपने इसका जिक्र भी किया है और आपने ये लिखा भी है कि मैं सीआरपीएफ चीफ बनाया जा सकता था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, मेरे तो ऑर्डर्स आ गए थे। उसके बाद जब इन्होंने नहीं छोड़ा तो मैं 2.5 बार डीजी सिविल डिफेंस था, जवाहर भवन में बैठता था, मेरे पास काम कम था, तो मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने कहा लाओ कुछ लिखूं, तो मैंने लिखना शुरू किया और पहली पुस्तक मैंने 10 नवंबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर को दिया था। प्रधानमंत्री जी से हमसे पूछा ब्रजलाल जी पहले से लिखते थे कि जब बीजेपी में आ गए तब से? मैंने कहा प्रोफेशनल आदमी था पुलिस का, ये तो हमको अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव ने राइटर बना दिया, अगर मुझे सीआरपीएफ भेज दिए होते तो मैं तो रम गया होता वहाँ, इन्होंने नहीं भेजा, मेरे पास काम कम था, तो मैंने आपदा को अवसर बना लिया और इस तरह से मैं राइटर हो गया। अब मेरी 10 पुस्तकें पब्लिश हो गई हैं, पहली पुस्तक का बांग्ला एडिशन आ गया है और फिर मैंने इंडियन मुजाहिदीन लिखा हिंदी में, फिर उसका अंग्रेजी में लिखा, अब उसका गुजराती एडिशन आ गया है, पुलिस की बारात लिखी, इटावा फाइल किताब है इटावा फाइल्स। हाँ। इसकी अगर बात की जाए तो इस पे आपने जिक्र किया है शिवपाल सिंह यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के भाई जी, उनके ऊपर भी आपने कार्रवाई कर दी थी। पुलिस स्टेशन जो है खाली हो गया था, उसमें जो आपने स्टोरी लिखी है वो क्या मामला था? ऐसा था, माननीय मुलायम सिंह जी पहली बार 5 दिसंबर 89 को मुख्यमंत्री बने, मुझे 18 दिसंबर को बुलाया गया लखनऊ, मेरे होम सेक्रेटरी थे एक रस्तोगी साहब, उन्होंने कहा ब्रजलाल जी आपने बैच के पहले एसएसपी, आपको बधाई दूँ या सद्भावना व्यक्त करूँ, आप एसएसपी इटावा बनाए गए। मैंने कहा सर यू नो माई वर्किंग, मेरी माननीय मुलायम सिंह से कभी मुलाकात नहीं है, मैं लखनऊ का शहर कप्तान था 84-86, ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे, बहरहाल कुछ नहीं, तो मैं मुलायम सिंह के पास गया। हमने कहा सर, वो बोले उसी दिन जा रहे थे 18 दिसंबर 89 को, बोले चलो हमारे साथ हेलीकॉप्टर से। मैंने कहा सर मुझे मत ले जाओ, कोई दूसरा एसएसपी ले लो, नहीं माने। 20 दिसंबर को गया, बड़ी लंबी कहानी है, बहरहाल मैं शिवपाल जी का स्पेसिफिक, मैं अपने हिसाब से काम करता रहा। 10-11 दिन के बाद हम टॉकिंग टर्म पर नहीं थे, लेकिन मैं इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी अपने हिसाब से काम करता रहा। 8 अप्रैल 90 इनके परिवार के एक बड़े नेता राज्यसभा में हैं, उन्होंने हमको फ़ोन किया ब्रजलाल जी शिवपाल ने अपने आदमियों से एक मुनीम यादव हैं उनकी ज़मीन कब्जा करवा लिया है, मैं परिवार का हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपके पास भेज दूँ? मैंने कहा भेज दीजिए। मैंने थानाध्यक्ष शाह आलम खान को लिखा कार्रवाई किया जाए। वो जब सुबह गया 9 अप्रैल 90 को, वहाँ कब्जा कर रहे थे लोग, उनको लाया, 22 को गिरफ्तार कर लिया। फिर सैफई के प्रधान थे दर्शन सिंह यादव, 3 लोग और गए, उन्होंने कहा छोड़ इन लोगों को। बोले क्यों छोड़ दूँ, आप हैं कौन? तो बोले मैं बताऊंगा, कुछ गंदी गाली का प्रयोग किया और थानाध्यक्ष शाह आलम को झापड़ मार दिया। शाह आलम ने 22 जो पकड़े थे वो 3-25 बंद कर दिया, किसी को सूचना दे दिया शिवपाल जी को, इन्होंने 100-150 आदमी लेकर थाने पर हमला किया और थाने पर हमला करने के बाद थानाध्यक्ष बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान छोड़ करके, और सब मुलजिम छुड़ाकर चले गए। डीआईजी आ गए, उनका नाम था, वो तो डीआईजी भी नहीं थे, एसपी रैंक में खास थे, तो एसपी रैंक में उनको कहा डीआईजी काम देखेंगे, जेएस गुंगेश, और पहले शिवपाल के घर गए और उन्होंने 4 फर्जी मुकदमे थानाध्यक्ष पर कायम करा दिए, शाह आलम खान पर। रात के 12:30 बजे डाक बंगले पहुंचते हैं, वो इतने उतावले थे, मुझसे पूछे ब्रजलाल जी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शिवपाल को आज ही क्लीन चिट दिया जाएगा और शाह आलम खान को जेल भेज दिया जाए। मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग, जिसने सही किया है उसको कहा उसको जेल भेज दिया जाए? बोले ऊपर से यही आदेश है। तो मैंने कहा जब तक ब्रजलाल एसएसपी है तब तक ना आप कर पाओगे ना मुख्यमंत्री कर पाएंगे। यानी सरकार से सीधी टक्कर। शाह आलम बुलाए गए, वर्दी में खून और ये क्या हुआ,
तो जैसे उसने कहा साहब शिवपाल जी थाने आए मारा पीटूंगा, नहीं शिवपाल थाने नहीं आए। बोले साहब वही आए तो। बोले ऐसा सच बोलने से क्या फ़ायदा जिससे खुद के हाथ पांव कट जाए। और उसको लगे डांटने। वो बड़ा इमोशनल हो गया लड़का। उसने कहा सर मैं वर्दीधारी के अलावा देश का नागरिक भी हूँ। अच्छा नागरिक है, कागज़ भेजा डीआईजी ने, लिख इस्तीफ़ा, ज़बरदस्ती लिखवाऊंगा। फिर मैंने कहा दिस इज़ टू मच। मैंने सालम चल मुकदमा कायम कर, और मैंने 9 अप्रैल 90 को थाना सिविल लाइन पर शिवपाल यादव और उनके आदमियों पर मैंने मुकदमा कायम किया था। इनके जो सैफिक प्रधान थे दर्शन सिंह, वो गिरफ्तार पाले हो चुके थे। तो इस तरह से वो मैंने कार्रवाई किया। सीआईडी की टीम मुझे हटा दिया। बड़ी लंबी कहानी है। सीआईडी की टीम गई, सीआईडी तो लगता है बरसों, 10 दिन में इंक्वायरी फाइनलाइज, मुझे बर्खास्त करने का डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, और उस थानाध्यक्ष के खिलाफ चार्जशीट लगा दिया गया। मैं लड़ता रहा, और उसके बाद जब माननीय कल्याण सिंह आए 91 में, तब मैं उससे मुक्त हुआ, और तब मुझे एसएसपी मेरठ। तो इसलिए जो लोग कहते हैं राजनीति, वो व्यक्ति कहता, वो अफसर अगर कहे कि मैं राजनीति में काम नहीं कर पा रहा हूँ, दबाव है, तो या तो वो बेईमान है और या तो वो कमज़ोर है, इस लायक नहीं है। ये भी क्योंकि आप बेहद बेबाक बेखौफ किस्म के अधिकारी रहे हैं, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर डर नहीं होगा, लेकिन आपके फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं इस बात का डर हमेशा लगा रहता होगा। उनको इस बात की चिंता सताती रहती होगी, आपके माता पिता को, आपके रिलेटिव्स को इस बात की चिंता ज़रूर सताती रहती होगी कि अभी आपकी जान को खतरा है। क्या आपके मन में कभी ये डर आया, क्योंकि उस टाइम की अगर बात की जाए, वो वैसा दौर था जब इतने ज़्यादा हाईटेक हथियार पुलिस वालों के पास नहीं होते थे, कुछ था तो केवल वो हिम्मत थी, जज्बा था जो आपके अंदर था। इसको लेकर क्या कुछ? बिल्कुल आपने सही कहा, हिम्मत और जज्बा। मैं खुद ऑपरेशन लीड करता था। मैंने अपने 19 ऑपरेशन लीड किए हैं खुद, और एज ए एडीजी मैंने लीड किया है 18 जून 2009, जब 4 लोग मारे गए वहाँ चित्रकूट में, और वहाँ आईजी डीआईजी घायल हो गए। विक्रम सिंह साहब डीजीपी थे। क्या होगा मैं जा रहा हूँ। हमारी 500 की फोर्स, वो आधा किलोमीटर दूर, राइफल रेंज 500 मीटर होता है, वहाँ गया आईजी सब ये। अब वहाँ पर ये हुआ कि हमारे सीनियर ने कहा साहब कोई नहीं जाएगा, मीडिया लगी हुई, सलभ त्रिपाठी भी थे, मनोज राजन भी, ये सब। तो सुबह मैं रात में वहीं रहा। कहा गया डाक बंगले में चले जाए, मैं कहा नो। मैं चला गया तो मेरी फोर्स क्या सोचेगी, वहीं रहा। सुबह हुआ, AK-47 उठाई, टीवी पर लाइव। मेरी वाइफ ने देखा, क्या कर रहे हो। वो मेरा ब्लैकबेरी का फ़ोन वो संभाल कर रखती है आज भी। मैंने कहा मत देखना, मैं हटूंगा नहीं। मेरी बेटी वंदना, जो मेरा दामाद डॉक्टर है, दोनों कुवैत में है, वो जॉब में थी। वो देखा टीवी, किसी सहेली बता अपनी पापा को देखो। अब बाप को देख रही, हाथ में AK-47, वो लगी रोने। हम कहा बेटा मत देखना, तेरा बाप ने बहुत गोली चलाई, तुमने देखा नहीं। आज तो मैं प्रदेश का नंबर 2 हूँ, और मैं 2 सिपाही लेकर अंदर घुसा था, और उस ऑपरेशन मैंने घनश्याम केवट को मार कर अपने 4 जवानों के मौत का बदला लिया था। तो ये परिवार में डर रहता है, लेकिन मैंने परिवार को तमाम ऑपरेशन उनके बारे में उनको कतई खबर नहीं होती थी। जब हो जाता था तब वो समझते थे ये तो टीवी का ज़माना था, तो वो देख लिया। ये सही बात है। एक बार मेरी वाइफ ने, अभी मैं माफिया पे बोल रहा था किसी टीवी पर, वो देख रही थी लाइव, उनका फ़ोन आया, ये तुम क्या कर रहे हो फला। मैंने कहा देखो अब हम लोगों का बहुत ज़्यादा स्टेक लाइफ में रहा नहीं। उस दौर से अगर आज की वर्तमान की बात की जाए, कितना अलग परिस्थिति आप मानते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स के लिए, चाहे पॉलिटिक्स की बात की जाए, कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल लीडरशिप, और आज की लीडरशिप है योगी आदित्यनाथ की। एक ज़माना वो था यहाँ पर, जो मैंने वो भी देखा है, कि यहाँ जो बड़े बड़े माफिया थे वो बना दिए गए माननीय। करेला नीम पर चढ़ा, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, ये 3-4 नाम वैसे तो बहुत हैं, ये नाम हैं। और उनका काफिले चलते थे, पैरेलल उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, और शासन की जानकारी रही। उसके बाद कृष्णानंद राय मार दिए गए, 600 गोली चली थी। राजू पाल मार दिए गए, क्यों? चुनाव क्यों जीत गए। तो ऐसे हालत में वो सरकार पालती रही, उनको माननीय बनाती रही। ददुआ सबसे बड़ा, उसको मेरे कार्यकाल में मारा गया। और ददुआ के 2011 में जब आप डीजीपी बने थे,
उसके बाद अखिलेश यादव का जब कार्यकाल शुरू हुआ, हाँ। आपको डीजीपी के पद से हटा दिया गया, क्या वजह थी इसके पीछे? एक्चुअली वो तो इटावा को बता ही दिया, हम्म, उसी समय से नाखुश थे, हम्म, तो डीजीपी से हटा दिया गया, मुझे डीजी स्पेशल डीजी सीआरपीएफ बनाया गया, रिलीव नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव जी ने मेरे खिलाफ 19 मई 2013 को बाराबंकी कोतवाली में हत्या का मुकदमा कायम कराया था, सर्विंग डीजी के खिलाफ। और मेरा दोस्त क्या था, क्योंकि मैं आपको बताया मैं यूपी के एटीएस का फाउंडर चीफ हूँ। कचहरी ब्लास्ट हुआ था लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी, उसमें 17 लोग मारे गए थे। मैंने आतंकवादी खालिद मुजाहिद, तारिक कासमी, इन लोगों की गिरफ्तारी कराई थी। उस दिन ये दोनों, तारिक कासमी, खालिद मुजाहिद, जा रहे थे अयोध्या में गवाही देने कोर्ट में, लौट रहे थे, वज्रवाहन में थे, लू लग गई, खालिद मुजाहिद की लू लगने से मौत हो गई। लोगों ने कहा साहब ब्रजलाल ने करा दिया, इसी ने गिरफ्तार किया। मैं अपने दफ्तर बैठा हूँ, पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, डीजी सिविल डिफेंस, और मेरे खिलाफ बाराबंकी कोतवाली में हत्या की साजिश और हत्या का मुकदमा कायम कराया गया था। मेरा एक अफसर आया चोरी से रात में कि सर आप हट जाएं, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इतना दबाव है कि ब्रजलाल को गिरफ्तार कर लो तो 14 के इलेक्शन में पूरा समाजवादी पार्टी को वोट मिल जाएगा। मैंने कहा देखो, अगर देश हित में काम करने में जेल जाना पड़ा तो मैं जेल जाऊंगा। और फिर उसको लड़ा, सीबीआई को भेजा गया, सीबीआई ने कहा दिया झूठा है, फिर क्राइम ब्रांच सीआईडी को दिया गया, और फिर ये कहा गया कि एविडेंस क्रिएट करो, जेल भेजना है। अल्टीमेटली योगी आदित्यनाथ जी आए, तब जुलाई 17 में उस हत्या का केस में मैं मुक्त हुआ हूँ। तो डिमोरलाइज करने का, डराने का इससे बड़ा और क्या हो सकता है? अधिकारियों को क्या मंत्र देना चाहेंगे जो आज के दौर अधिकारियों का मंत्र के ये युवा देता हूं, हैं, जो अधिकारी हैं, जो बनना भी चाहते हैं आईपीएस अधिकारी, क्योंकि ये पहले ही उनको जो है बता दिया जाता है कि भाई आपको अंडर प्रेशर काम करना होगा। ऐसे में अंडर प्रेशर काम करने के लिए क्या मंत्र देना चाहेंगे आप? ऐसा उसका मंत्र, एक तो मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। ये कहता हूँ हम संविधान की शपथ लेकर आते हैं, और तमाम अधिकारी जेल भी गए हैं। जी, मैं उनको देना चाहता हूं कि भैया तुम गलत काम करोगे तो दस्तखत तो तुम्हारा होगा। अभी नहीं, जल निगम की भर्ती हुई आजम खान ने कराई, बिल्कुल। और जांच हुई तो उन्होंने कहा हमसे क्या मतलब, अफसरों ने भेजा तो हमने दस्तखत कर दिया। तो कभी कोई गलती होगी तो पकड़े जाओगे तुम। तो इसलिए मैं कहता हूं जो संविधान की शपथ लेकर आए हो उसके अनुसार काम करो। बाधा आएगी, लेकिन वो बाधा से तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। और कोई अगर तुम सही रास्ते पर हो तो फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं हो सकता। तुम अपनी सेवा करोगे, और सेवा के लिए हम आए हैं, तो सेवा के लिए बाधा तो आएगी। बहुत बड़ा मैसेज लेकिन आप कुछ दे नहीं रहे हैं कि बाधाएं आएंगी, उनका सामना अगर आप ईमानदार हैं और आपने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कार्य किया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उस दौर की बात की जाए, क्योंकि उस वक्त चंबल के डकैत जो हैं उनका भी आतंक चरम पर था। आप जलौन में एडिशनल एसपी बनाकर भेजे गए थे, और उस दौरान भी आपने चंबल के जो डकैत हैं उनको गिरफ्तार करने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। जी हाँ, उस समय बेहमई कांड हो चुका था, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 1981। उसके बाद जालौन में और इटावा में एक पोस्ट क्रिएट की गई एडिशनल एसपी। पहले एडिशनल एसपी तो भरमार है, पहले नहीं होते थे, केवल कवाल टाउन को छोड़ करके। विजय शंकर तिवारी सर हमारे एसएसपी थे, अभी 2 महीने पहले देहांत हुआ है, डॉक्टर सीबीआई थे। और वहाँ पर था, उनके पास G3 राइफलें थी, 600 गोली पर मिनट। उस समय मलखान गैंग, घनश्याम गैंग, फूलन, लाला राम, श्री राम, केवट, जी हाँ, घनश्याम केवट, वो घनश्याम नहीं, दूसरे था, ये मलखान का मेरा भाई था। तो उस ऑपरेशन में हम लोग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चंबल के बीहड़ों में गर्मी में हंटर बूट पहने, बेल्ट पहने, पानी का बोतल पीठ पर फौजी की तरह लड़ते थे। और उसको हम लोगों ने उस गैंग का सफाया किया। और चूंकि बड़ा लंबा हो जाएगा, एक गैंग था, मलखान सरेंडर कर गया था जून 82 में। फिर मेरे एसएसपी कहा कि घनश्याम को देखो, ये रहने वाला हमारे यहाँ का मेरा भाई है, वो हाजिर नहीं हुआ 20-25 को लेकर। तो उस समय मैं 15 अगस्त 82 में डिस्गाइज में मैं जालौन से चला, भिंड गया, भिंड जा कर के दतिया होते हुए फिर मैं वहाँ गया भिंड, उस पर एक मोह रोड है, मोह ग्वालियर, और फिर जंगल के अंदर 15 किलोमीटर गया। और हमारे साथ थे एक लाला जी, घनश्याम जिसका नौकर था। तो मैंने उनसे कहा था आप ये बताइएगा कि मेरा रिलेटिव है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चला है, मैं 27 साल का था,
एसपी। तो मैं गया और मुझसे 2 बार गोली चल चुकी थी। वहाँ बड़ी लंबी कहानी, बहरहाल मैं गया। उसके बाद वहाँ बुलाया, उसने लाला जी का पैर छुआ, फिर कह रहा है चचा ये कौन है। तो वो बेचारे मुझसे आवाज़ नहीं निकली। मैंने कहा मैं हूँ ब्रजलाल, एडिशनल एसपी जालौन। हुजूर आप? और फिर वो अपनी G3 राइफल 600 गोली पर मिनट मेरे पैर पर रख दिया, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, मेरा टीका किया और टीके में 1001 रुपया रकम बनाई, ये तुम्हारे पाप की कमाई है। और फिर मैंने बात किया था वहाँ, उसमें एक डकैत थी, मुन्नी बाई लेडी थी, उसका हस्बैंड बाबू पठान, बशीर, ये डेडेड गैंग। और मैं वहाँ बात किया था, वो सरेंडर करने पर तैयार हुए। उसके बाद किस तरह से मैं जंगल में निकला, और चूँकि हमारे साथ वो लाला जी थे तो हमारा थानाध्यक्ष, मैंने कहा तुम लेकर आओ। मैं ग्वालियर रेड पर पहुँचा, जीप को मैंने कहा था तुम 5 बजे तक वेट करना, ना निकल पाऊँ तो चले जाना। उसके बाद मैं ग्वालियर रोड पर वहीं खड़ा रहा जंगल में। एक ट्रक आई, उस पर बैठा, फिर मैं आया सेवड़ा थाना दतिया में, फिर वहाँ से इंटर स्टेट कम्युनिकेशन था, मेरे एसएसपी परेशान, मैंने उनको फ़ोन पर उस पर मेरी बात हुई और उसके बाद लाया था फ़ोटो खींच करके, वो मेरी पुस्तक में है, पुलिस की बारात और चंबल गैंग। और श्रीपद मिश्रा जी चीफ मिनिस्टर थे, मेरे एसएसपी आए, दिखाया, सब कुछ तैयार हो गया, एवरीथिंग। उसे 18 नवंबर 82 को हाजिर कराने का मैं तय कर लिया था। मेरे एसएसपी का तबादला हुआ, एक हाकम सिंह आए, उन्होंने मात्र उस आदमी ने 1 हफ्ते में अपनी क्रेडिट लेने के लिए फूलन देवी पर एक मूवी बनी थी, उसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ऐसा आपने लिखा है अपनी पुस्तक में, फैक्ट क्या है? ऐसा है, एक तो कहा गया कि बेचारी थी, बेचारी का अपहरण कर लिया गया, कोई अपहरण नहीं हुआ था। मैंने जब किताब लिखने लगा उसकी माँ से बात किया, मुला देवी। वो दिन था, मैंने पूछा तो वो दिन था नाग पंचमी का, 78 की बात है। वहाँ विक्रम मल्ला था गैंग, उसका गैंग लीडर था बाबू गुजर। गांव जाते थे और विक्रम फूलन का मेरा भाई लगता है, इसके फर्स्ट कजिन का सगा मेरा भाई, वो जाता था और वहाँ पर ज़मीन का बंटवारे का मामला था, फूलन विरोध करती थी। तो उसके सगे चचेरे भाई ने 78 में विक्रम को बुला करके अपने घर में वो डकैती डरवाई। वहाँ डकैती दिन में होते थे। फूलन को नामजद कर दिया गया, वो उसके साथ जाती थी और उसके बाद उसको जेल जाना पड़ा। 1 महीने बाद जमानत हो गई। अब उसके बाद नाग पंचमी के दिन 79 की बात है, शाम को ये आया। विक्रम आता था तो उसका फूलन से संबंध हो गए थे, प्रेम संबंध, सब जानते थे। अब मेरा भाई, लेकिन उस दिन उसकी माँ से पूछा तो बोली शाम को गैंग आ गया और विक्रम हमारा पैर छुए, तो मैंने बुआ हूँ तो मैंने पैर आशीर्वाद दिया। फिर उसने गया, फूलन का हाथ पकड़ा, कर फूलन चल। उसने कहा फूलन मेरी है, और इस तरह से फूलन विक्रम के साथ चली गई। फिर उसको विक्रम की नामौजूदगी में बाबू गुजर ने रेप किया। फिर बाबू गुजर को विक्रम ने मार दिया, गैंग लीडर बना। उसके बाद लाला राम श्रीराम आते हैं, कुसुमा थी, अभी अभी डेथ हुई है, जेल में थी, और वहाँ पर इन्होंने धोखे से विक्रम को मार दिया। विक्रम को मार करके फूलन को अपने साथ ले गए। लेकिन ये जो कहा गया बहमाई में ठाकुरों ने 1 हफ्ते रेप किया, टोटल झूठा है। उसके साथ रेप हुआ बीहड़ में, और वो किसी काम के नहीं थे, 1 हफ्ते में छोड़ दिया। फिर वो गई बाबा मुस्तकीम के पास, और वहाँ था मान सिंह यादव। मान सिंह यादव के फूलन की माँ ले गई थी। मैंने उसकी माँ से पूछा, उसकी माँ, उसके मामा, कि बाबा इसको रख लो, नहीं तो ठाकुर मार देंगे। उसके बाद वहाँ गई फूलन और ये मान सिंह साथ मिले, वो गैंग कहलाया फूलन मान सिंह गैंग, और वो है IR 76। तो मैंने उस ऑपरेशन में जिस तरीके से फूलन देवी को बेचारी बनाकर प्रस्तुत किया गया, प्रेजेंट किया गया। अच्छा, एक चीज़ और है, कहा गया फूलन ने भून दिया सबको। फूलन ने अपने कैरियर में 1 भी गोली नहीं चलाई। बेहमई कांड जो हुआ था, बड़ी जानकारी। जी हाँ, फूलन ने 1 भी गोली नहीं चलाई। और बेहमई कांड में एक जंटर सिंह था जो अभी 2 साल पहले डेथ हुआ था, उसको मारा गया था, यहाँ सीने में पीठ से निकल गई थी, मेरी पुस्तक में है। मैंने उसको बुलाया, और एक चैप्टर है बेहमई की कहानी जंटर की जुबानी, जो मरते 2-2.5 साल यहाँ मेडिकल कॉलेज में रहा लखनऊ में। मैंने उससे कहा, उसने कहा साहब उसने 1 भी गोली नहीं चलाई। उसमें मान सिंह यादव
जो फूलन का तीसरा हस्बैंड बिगड़ वाला था, और मैंने उसको बुलाया। जब मैं डायरेक्टर अकेडमी अखिलेश यादव जी भेज दिए थे तब तक वो जमानत पा गया था। मैंने पुलिस से उसको बुलवाया, 8 घंटे बात किए। तो मेरी जो किताब है मैंने फैक्ट्स पर लिखा है। तो ये कन्ना ठाकुरों ने रेप किया था, ठाकुरों ने ही किया था, ये बेचारी थी, कोई नहीं। तो मैंने रियल स्टोरी लिखा है। ठीक है, आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक जर्नी है वो तो बेहद ज़्यादा दिलचस्प है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से राजनीति में कदम रखा आपने। अभी आप राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। ये आइडिया जो है वो कहाँ से आया और क्यों आपको ब्यूरोक्रेसी से पॉलिटिकल जगत में शिफ्ट होना पड़ा? ऐसा है, शिफ्ट नहीं होना पड़ा मुझे राजनीति। तो मैं तो एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर था, मैं रिटायर हो गया। कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग आए, उसमें हमारे 2 पत्रकार मित्र भी थे, हैं आए, फिर वहाँ बातचीत हुई। अब कहा गया राजनीति, मैंने तो कहा मैं तो नेताओं से लड़ता रहा। मुलायम सिंह जी ले गए, शिवपाल पर मुकदमा कायम कर दिया। SPR इलाहाबाद था, धर्मवीर जी ने मेरा तबादला करा दिया। बहरहाल बातचीत होती रही। अब मैं बड़ा दुविधा में, तो मैंने सोचा अच्छा चलो ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब ये आया, लोग कहते हैं तो आप दलित हो, मायावती के समय में DGP रहे, स्पेशल DG ADG रहे, आप वहाँ क्यों नहीं गए? ऐसा है। कांग्रेस 0, समाजवादी पार्टी से 36 का आंकड़ा। बहन जी से मेरी मुलाकात अब तक की हुई है 1 जनवरी 2014, जब मेरी नौकरी 11 महीने की बाकी थी। मैं DG सिविल डिफेंस था, 9 वर्ष था, मैं भी चला गया। उसके बाद मैंने टाइम मांगा 5-6 बार, मेरी मुख्यमंत्री से मिल लूँ, मुझे टाइम नहीं दिया गया। तो ये करके अल्टीमेटली केवल एक ऑप्शन था, और मैंने फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मुझे कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर से चुनाव लड़ने कहा गया, मैं नहीं लड़ा। फिर योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे चेयरमैन बनाया ST कमीशन, और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। फिर अक्टूबर 2020 में, मुझे कुछ नहीं मालूम था, मेरी पार्टी को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। रात में फ़ोन आता है, DG साहब आइए नॉमिनेशन फाइल करिए, और मैं सांसद हो गया। सांसद होने के बाद मुझे ऐसा सेवा करने का मौका मिला। मुझे चेयरमैन बनाया गया पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर, जिसमें एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उस हमारे कमेटी में आया था, और उसमें हमने मेहनत किया। और आज वो BNS, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया, तो उसका रहा। और इस समय मैं हूँ चेयरमैन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस, DOPT, पब्लिक ग्रीवांसेस और पर्सनल। बहुत हमें सेवा करने का मौका मिला। तो मैंने पुलिस में जब रहा तब भी मैंने सेवा किया है। यानी कानून लागू करने से लेकर कानून बनाने में अहम योगदान देने तक एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका आज आप निभा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए आज के युवा वर्ग की, आज के जनरेशन की, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है युवाओं के मन में, ख़ास तौर से क्योंकि ये आपने बेहद बड़ी जानकारी भी दी कि हमारे पास कोई मार्गदर्शक नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था। आज तमाम कोचिंग संस्थान हैं, तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं, हर जगह से सोशल मीडिया पर भी तमाम कंटेंट जो है उपलब्ध रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके बच्चे जो हैं वो, उनके लिए एग्जामिनेशन को क्रैक करना बेहद टफ टास्क बन जाता है। ऐसा क्यों है? बच्चे लोग बहुत बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं, सब लोग चाहते हैं सिविल सर्वेंट बनना। मैं बच्चों से कहता हूँ टारगेट सब बनाते हैं, मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, मैं कहता हूँ फिक्स योर टारगेट एंड बी मैड आफ्टर इट। पागल हो जाओ उसके पीछे, बन जाओगे आप। मैंने वही किया है। अरे मैं तो कोई सिनेमा नहीं देखता था, कुछ करने ना सिनेमा देखना, कहीं रिश्तेदारी में जाना है। आज क्या है, अगर बच्चों को पहाड़ पर जाना, माँ बाप ने कहा दिया तुमको ले चलने शिमला, तो पता चला 1 हफ्ते से वो डिस्टर्ब हो गया, वहाँ से आया, फिर उसकी बाद में खुमारी, 15 दिन अच्छा खासा नुकसान हो गया। मैं इस मारे में कहूँ बड़ा अनसोशल था। मेरी माँ कहती थी, उसको करके मैं बात ख़त्म करूँगा, मेरी माँ कहती थी ननिहाल चलो। मैंने कहा माँ हम जाएंगे तो मेरी पढ़ाई नुकसान। भाई एक बच्चा छोटा सा, मेरी माँ पैदल जाती थी नेपाल में मेरा ननिहाल, मैं नहीं गया। फिर अफसर हो गया तो मेरी माँ कहा करती थी कि तुम जो 9 महीने की तब तुमको लेकर ननिहाल गई थी। मेरी माँ 2007 में चली गई। फिर जब मैं 2014 में रिटायर हो रहा था तो मैंने कहा, मेरी माँ ने कहा था, मुझे सिक्योरिटी थ्रेट था, खैर नेपाल ने मुझे सिक्योरिटी दी, और मई 2014 में 9 महीने की माँ लेकर गई थी
59 साल की उम्र में मैं अपने ननिहाल गया करके। तो ये कारण बताऊं, यानी डेडिकेशन कि हमें कुछ अचीव करना। उसके बाद तो बच्चों को कहता हूँ, आप उसके पीछे पागल हो जाओ। ये सब जो सबसे बड़ा दुश्मन इनका मोबाइल फ़ोन है, बंद कर दो मोबाइल फ़ोन। और ये तमाम घूमना फिरना, एक जब सेलेक्ट हो जाओगे, पैर पर खड़े हो जाओगे, तो पूरी दुनिया तुम्हारी। आखिरी क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, इसके लिए जो डेलीगेशन गया था विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए, उसमें आप भी एज अ मेंबर शामिल थे। कितना खास रहा वो अनुभव आपके? बहुत बढ़िया। उसमें मुझे रखा गया। उसमें हम 7 सांसद थे और 2 एक्सपर्ट थे। 2 एक्सपर्ट में माननीय सलमान खुर्शीद जी थे और एक 81 बैच के मोहन कुमार थे, एम्बेसडर फ्रांस रहे। और इसमें हर पार्टी के थे। अभिषेक बनर्जी थे टीएमसी के, संजय झा थे जेडीयू के, हमारी पार्टी के हम लोग थे, और कम्युनिस्ट पार्टी के थे जॉन ब्रिट्टास केरला से। तो ये 7 2 एक्सपर्ट 9 लोग हम लोग गए जापान से कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। वहाँ जा कर के हम लोगों ने यही किया कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर का ये कारण है। कई लोगों ने पूछा ये सिंदूर क्यों रखा। तो हमारे अपराजिता सारंगी थी लेडी अफसर, हमारी एमपी, तो उन्होंने सिंदूर लगाया था। ये सिंदूर है, जब शादी होती तो हमारा सबसे बड़ा उपहार होता है सिंदूर। तो सिंदूर मिटाया गया था, इसलिए इसको रखा गया। और वहाँ बताया कि जापान, कोरिया ने हमारी टेक्नोलॉजी की बड़ी तारीफ की कि आपने प्रिसाइज वहीं मारा। और मोदी जी ने कहा था हम पाकिस्तानी दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम ऐलानिया हम टेररिस्ट को मारेंगे। और ऐसा प्रिसाइज अटैक किया, 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने हिम्मत की तो वहाँ हम लोगों ने उनके एयरपोर्ट बर्बाद कर दिए। जब वो घुटने पा गए तो हम लोगों ने सीज फायर कर दिया। तो इसलिए हमने कहा हम रिस्पॉन्सिबल देश हैं। वो तो कटोरा लिए घूम रहा है, लेकिन हमारा न्यू नॉर्मल है। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। बड़ी बड़ी घटना हो गया, बॉम्बे 3 दिन तक चलता रहा। हम कड़ी निंदा करते हैं, हम निंदा नहीं करेंगे, हम घुस कर मारेंगे। बिल्कुल, हमने सिंदूर की ताकत जो है वो दुनिया को दिखा दी। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीतिक जगत तक बेहद अहम भूमिका निभाई है और आगे भी निभाते हुए देखे जाएंगे। अपने आप में ये प्रेरणा है, युवाओं के लिए प्रेरणा है, अधिकारियों के लिए प्रेरणा है, और साथ ही साथ राजनीतिक जगत के उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं जिनको ये लगता है कि वो ब्यूरोक्रेसी को अपने प्रेशर तले दबा देंगे। इन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि अगर आप कर्तव्यनिष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं तो कोई भी ऑब्स्टेकल आपके मार्ग में रोड़ा नहीं बन सकता। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।